और गुलामी की जंजीरों से लेकर आजादी की उड़ान तक और आज संविधान की पहचान तक। ये सफर सिर्फ 26 जनवरी का नहीं, ये हर भारतीय की जीत का सफर है। आज 26 जनवरी 2026 है और हम गणतंत्र दिवस के गहरे मायनों पर एक नजर डालेंगे। हमारे पास संविधान सभा की बहसों के कुछ अंश हैं, कुछ ऐतिहासिक लेख हैं और आज के दौर के विश्लेषण भी। आज हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि 26 जनवरी क्यों मनाते हैं, बल्कि ये समझना है कि भारत का विचार असल में है क्या। क्या ये सिर्फ एक भौगोलिक इकाई है या एक नैतिक शक्ति भी? चलिए इसे खोलकर समझते हैं। ज्यादातर लोग जानते हैं कि आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली और संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। सही। फिर भी इसे लागू करने के लिए 2 महीने का इंतजार क्यों? मतलब 26 जनवरी की तारीख चुनने का क्या सिर्फ एक प्रतीकात्मक महत्व था? ये एक बहुत बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब सिर्फ प्रतीकवाद से कहीं ज्यादा गहरा है। हाँ, ये बात तो सच है कि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का ऐलान किया था। हाँ, ये तो हम सबने पढ़ा है। तो ये उस दिन को एक सम्मान तो था, लेकिन हमारे एक सोर्स के मुताबिक ये एक रणनीतिक मनोवैज्ञानिक चाल थी। अच्छा, वो कैसे? ये दुनिया को और खास तौर पर अंग्रेजों को ये बताने का एक तरीका था कि हमारी आजादी आपकी दी हुई डोमिनियन स्टेटस की देन नहीं है, बल्कि हमारे अपने संकल्प का नतीजा है। बिल्कुल। ये तारीख चुनकर हमने आजादी की कहानी का मालिकाना हक कह लीजिए अपने पास रख लिया। ये बहुत दिलचस्प है। यानी ये सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक ऐलान था। खैर, संविधान बनाने की प्रक्रिया पर आते हैं। इसे अक्सर उधार का थैला कहकर इसकी आलोचना भी की जाती है। हाँ, की जाती है कि हमने सब कुछ दूसरे देशों से ले लिया। क्या इस बात में कोई सच्चाई है? देखिए, ये आलोचना सुनने में तो आती है, लेकिन अगर आप संविधान सभा के बहसों को पढ़ें तो पता चलता है कि ये कॉपी पेस्ट का मामला बिल्कुल नहीं था। इसे उधार की प्रतिभा कहना शायद ज्यादा सही होगा। उधार की प्रतिभा? हाँ। हमारे संविधान निर्माताओं ने दुनिया भर के विचारों को परखा, लेकिन उन्हें भारतीय मिट्टी के हिसाब से ढाला। इसका एक बहुत शानदार उदाहरण है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत। हाँ, हमारे एक सोर्स में इसका जिक्र है। हमने अमेरिका के कानून की उचित प्रक्रिया यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की जगह जापान से प्रेरित इस सिद्धांत को अपनाया। सही। ये सुनने में एक छोटा सा एक तकनीकी बदलाव लगता है, लेकिन इसके परिणाम बहुत बड़े हैं। बिल्कुल। ड्यू प्रोसेस न्यायपालिका को ये परखने का अधिकार देता है कि कोई कानून सिर्फ प्रक्रिया के हिसाब से ही सही ना हो, बल्कि नैतिक रूप से भी सही हो। यानी कोर्ट को बहुत ज्यादा शक्ति मिल जाती है। बहुत ज्यादा। वहीं प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब है कि अगर संसद ने एक प्रक्रिया का पालन करके कोई कानून बनाया है तो कोर्ट उसमें ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो ऐसा क्यों किया गया? हमारे निर्माताओं को एक डर था कि एक नया बना देश अगर सामाजिक सुधार के कानून लाएगा, जैसे जमींदारी खत्म करना, तो कहीं अदालतें उन्हें अनुचित बताकर खारिज न कर दें। तो उन्होंने देश के विकास के लिए संसद की शक्ति को प्राथमिकता दी। यानी यह एक बहुत ही सोचा समझा फैसला था जो उस समय की जरूरतों को दिखाता है। बिल्कुल। और यह दिखाता है कि संविधान सभा में किस स्तर की बहसें होती थी। एक और बड़ी बहस जो हमारे स्रोतों में सामने आती है वो है भारत के स्वरूप को लेकर। हाँ। कुछ सदस्य एक मजबूत केंद्र सरकार चाहते थे ताकि देश फिर ना टूटे। वहीं कुछ गांधीवादी विचारों के थे और सत्ता का केंद्र गांवों को बनाना चाहते थे। हाँ, और हमारा संविधान इन दोनों विचारधाराओं के बीच का एक कह सकते हैं अद्भुत संतुलन है। अच्छा। हमने एक मजबूत केंद्र के साथ एक संघीय ढांचा अपनाया, राज्यों को अपने अधिकार दिए, लेकिन आपातकाल जैसी स्थिति में सारी शक्ति केंद्र के पास आ जाती है। इसी तरह एक और दिलचस्प बहस समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हुई थी। सही कहा, मैंने भी इस पे पढ़ा। इसे मौलिक अधिकारों में न रखकर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्यों डाला गया? क्या उस वक्त एक आम सहमति बनाना नामुमकिन था? उस वक्त देखिए, देश का बंटवारा अभी हुआ था और माहौल बहुत नाजुक था। निर्माताओं को लगा कि अगर इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया तो अल्पसंख्यक समुदायों में ये डर पैदा हो सकता है कि उनकी पहचान खतरे में है। अच्छा। इसलिए उन्होंने इसे एक लक्ष्य के तौर पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में डाल दिया और भविष्य की सरकारों पर छोड़ दिया कि जब समाज तैयार हो तब इसे लागू किया जाए। ये उनकी दूरदर्शिता को दिखाता है कि उन्होंने एकता को वैचारिक शुद्धता से ऊपर रखा। बिल्कुल। और इसी एकता और दूरदर्शिता की सबसे बड़ी मिसाल शायद संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल है। जब हम कहते हैं हम भारत के लोग, तो इसका क्या मतलब है? ये शक्ति कहां से आती है? और एक और बात, प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द तो बाद में 1976 में जोड़े गए। हाँ, 42वें संशोधन में। तो क्या इसका मतलब यह है कि हमारा संविधान मूल रूप से समाजवादी या धर्मनिरपेक्ष नहीं था? ये एक जबरदस्त बहस का मुद्दा है। ज्यादातर संविधान विशेषज्ञ मानते हैं कि ये शब्द भले ही बाद में जोड़े गए हों, लेकिन इनकी आत्मा संविधान में पहले दिन से मौजूद थी। मतलब? समाजवाद का मतलब यहाँ पश्चिमी मार्क्सवादी समाजवाद से नहीं था। हमारे एक सोर्स के मुताबिक अंबेडकर और नेहरू का जोर लोकतांत्रिक समाजवाद पर था। लोकतांत्रिक समाजवाद यानी आर्थिक न्याय हो लेकिन लोकतांत्रिक तरीकों से, तानाशाही से नहीं। और ये भावना मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में साफ दिखती है। और धर्मनिरपेक्षता के बारे में क्या? भारतीय धर्मनिरपेक्षता की धारणा वो भी पश्चिमी धारणा से अलग है। पश्चिम में इसका मतलब है कि राज्य और धर्म एक दूसरे के मामलों में बिल्कुल दखल नहीं देंगे।
लेकिन भारत में इसका मतलब है सर्वधर्म समभाव। यानी राज्य सभी धर्मों का सम्मान करेगा। हाँ, राज्य सभी धर्मों से एक समान दूरी भी रखेगा और जरूरत पड़ने पर सभी को बराबर सम्मान और सुरक्षा भी देगा। अनुच्छेद 25 से 28 तक इसकी गारंटी देते हैं। हमारे एक सोर्स में एक बहुत ही आकर्षक बात का जिक्र है। बताइए। संविधान की जो मूल हाथ से लिखी प्रति है, जिसे नंदलाल बोस और उनके शिष्यों ने सजाया था। हाँ, बहुत खूबसूरत है वो। उसमें भगवान राम, कृष्ण, अकबर, बुद्ध, महावीर और टीपू सुल्तान जैसे चित्र भी हैं। आज के राजनीतिक माहौल में इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। ये हमें संविधान निर्माताओं के धर्मनिरपेक्षता की समझ के बारे में क्या बताता है? ये एक बहुत बहुत शक्तिशाली बिंदु है। ये दिखाता है कि हमारे संस्थापकों के लिए धर्मनिरपेक्षता का मतलब अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को नकारना नहीं था। सही बात है। वो भारत की हजारों साल पुरानी साझा संस्कृति को स्वीकार कर रहे थे, चाहे वो किसी भी धर्मीय परंपरा से आई हो। उनकी धर्मनिरपेक्षता में कोई हीन भावना नहीं थी, बल्कि एक गहरा आत्मविश्वास था। और जब हम इन नेत्रमाताओं की बात करते हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम सबसे पहले आता है। स्वाभाविक है। उनसे जुड़ी एक कहानी बहुत मशहूर है कि कैसे बचपन में हुए भेदभाव ने उन्हें एक ऐसी किताब लिखने के लिए प्रेरित किया जहां सब बराबर हों। ये कहानी दिखाती है कि संविधान सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि एक सामाजिक क्रांति का हथियार भी था। बिल्कुल, इसका मकसद सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी सामाजिक बेड़ियों को तोड़ना था। और ये सिर्फ अंबेडकर की कहानी नहीं है। संविधान सभा में 15 महिलाएं भी थीं। हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, राजकुमारी अमृत कौर। हाँ। इन सब ने महिलाओं के अधिकारों, संपत्ति के अधिकार और बराबरी के लिए जोरदार आवाज उठाई। तो ये संविधान सिर्फ कुछ पुरुषों की नहीं, बल्कि भारत की हर आवाज की आकांक्षाओं का दस्तावेज है। तो संविधान ने हमें ये अधिकार और एक मजबूत ढांचा दिया, लेकिन एक किताब को असल जिंदगी में कैसे उतारा जाए? शायद परेड और झांकियां इसी का एक प्रतीकात्मक जवाब है। हाँ, कह सकते हैं। ये सिर्फ एक सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि इस बात का ऐलान है कि हम भारत के लोग अब अपने भाग्य के मालिक हैं। सही कहा। परेड हमारी संप्रभुता का प्रतीक है और झांकियां हमारी सांस्कृतिक विविधता और प्रगति का। वे दिखाती हैं कि असम के बिहू से लेकर गुजरात के गरबा तक और ISRO के चंद्रयान से लेकर हमारे स्टार्टअप्स की उड़ान तक सब कुछ भारत है। ये उस विचार का उत्सव है जिसे संविधान एक सूत्र में पिरोता है। तो इन सब का आज 2026 में हमारे लिए क्या मतलब है? ऐसा लगता है कि आजादी की रक्षा अब सिर्फ सीमाओं पर नहीं हो रही है। नहीं, अब नहीं। बल्कि हमारी सोच, समाज और तकनीक में भी हो रही है। आज की चुनौतियां क्या हैं? चुनौतियां पूरी तरह बदल गई हैं। जहां पहले खतरा विदेशी ताकतों से था, आज खतरा गलत सूचना, नफरत और हमारे अपने अंदर की कमजोरियों से है। हमारे एक सोर्स में डिजिटल नागरिकता का एक दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। ये कहता है कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, हाँ, उसकी जिम्मेदारी आज के दौर में बहुत बढ़ गई है। कैसे? क्या इसका मतलब ये है कि संविधान अब पुराना पड़ रहा है? नहीं। इसका मतलब है कि संविधान के सिद्धांत आज और भी ज्यादा प्रासंगिक हो गए हैं। अनुच्छेद 19 में उचित प्रतिबंध यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की भी बात है। सही। आज एक जिम्मेदार नागरिक होने का मतलब सिर्फ वोट देना नहीं, बल्कि ये भी है कि आप वेरीफाई किए बिना कोई खबर फॉरवर्ड न करें। अच्छा। डीप फेक और AI के इस दौर में सच और झूठ में फर्क करने की क्षमता भी एक तरह की देशभक्ति है। वाह, ये एक नया दृष्टिकोण है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप समाज को टूटने से बचाते हैं, जो संविधान का मूल लक्ष्य है। मतलब देशभक्ति की परिभाषा भी बदल रही है। फौज में जाना ही सिर्फ देशभक्ति नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारे एक और सोर्स, जो एक आर्थिक विश्लेषण है, वो कहता है कि ईमानदारी से अपना टैक्स चुकाना भी आज की सबसे बड़ी देशभक्ति में से एक है। हाँ, क्योंकि उसी पैसे से देश का इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा मजबूत होती है। बिल्कुल। आज के दौर में ट्रैफिक नियमों का पालन करना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाना, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना, ये सब संवैधानिक देशभक्ति है। संवैधानिक देशभक्ति? हाँ, अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, लेकिन साथ ही देश के प्रति हमारे कर्तव्य भी बताए हैं। आज का भारत सिर्फ ये नहीं पूछता कि देश मेरे लिए क्या करे, बल्कि ये पूछता है कि मैं देश के लिए क्या कर सकता हूँ। तो आज हमने समझा कि 26 जनवरी सिर्फ परेड और छुट्टी का दिन नहीं है, ये एक विचार का उत्सव है। हमने जाना कि इस तारीख का चुनाव एक मनोवैज्ञानिक ऐलान था। हमने देखा कि हमारा संविधान कॉपी पेस्ट नहीं, बल्कि गहरी बहसों और भारतीयकरण का नतीजा है। और हमने ये भी समझा कि 21वीं सदी में एक भारतीय नागरिक होने के हमारे कर्तव्य क्या हैं। आखिर में ये दिन हमें संकल्प लेने के लिए प्रेरित करता है। संकल्प आपसी भाईचारा बनाए रखने का, संकल्प देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने का, और हर तरह के भेदभाव को छोड़कर एक स्वर में देश को आगे बढ़ाने का। हमें सिर्फ देश का नागरिक नहीं, बल्कि संविधान का संरक्षक बनना होगा, क्योंकि गणतंत्र वही मजबूत होता है जहां के नागरिकों में संवैधानिक नैतिकता होती है। चिंतनशील स्वर में संविधान को अक्सर एक जीवंत दस्तावेज कहा जाता है, यानी एक ऐसी किताब जो समय के साथ सांस लेती है और विकसित होती है।
संविधान निर्माताओं ने हमें लोकतंत्र का हार्डवेयर और अधिकारों का सॉफ्टवेयर तो दे दिया, लेकिन इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारी संवैधानिक नैतिकता ही है। तो जाते जाते सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। इस हफ्ते जब भी हम किसी ऐसे विचार का सामना करें जिससे हम असहमत हों, तो क्या हम अपनी स्वाभाविक प्रतिक्रिया देने की बजाय एक संवैधानिक प्रतिक्रिया दे सकते हैं, यानी बिना नफरत के बहस करना और दूसरे के अभिव्यक्ति के अधिकार का सम्मान करना। शायद यही वो छोटा सा अपडेट है जो इस जीवंत दस्तावेज को हमेशा प्रासंगिक बनाए रखेगा।